माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी में अब नवीन युग का आरंभ हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने कार्यभार संभाल लिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने कार्यभार संभाला। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। दिल्ली से पटना तक नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भारी उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी का रोड मैप भी बता दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने अपने पहले संबोधन में कहा कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी और भी मजबूत होगी। नितिन नवीन ने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं बल्कि तपस्या है। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। वहीं नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही पोस्टर और बैनर बदल दिए गए। बीजेपी दफ्तर में नए बदलाव देखे जा रहे हैं। नितिन नवीन भी अध्यक्ष बनते ही काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बुधवार को बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी शामिल होने को कहा गया है। इस बैठक में संगठन से लेकर पार्टी की मजबूती के लिए बड़ी चर्चा होगी। यानी मैसेज साफ है कि बीजेपी में अब नवीन युग का आरंभ हो चुका है। सबसे बड़ी पार्टी के युवा अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को देश भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हम सब जानते हैं कि
नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं, और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है, उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। नितिन ऐसे समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जब पार्टी सत्ता में होते हुए भी कई चुनौतियों से जूझ रही है। उम्र सिर्फ 45 साल है, लेकिन उम्र कम होना अपने आप में चुनौती भी है और मौका भी। बीजेपी अध्यक्ष पद के साथ साथ नवीन को बड़ी चुनौतियां भी मिलेंगी। इसमें शामिल है कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, महिला आरक्षण और जाति जनगणना से पैदा होने वाली चुनौतियां। ये वो चुनौतियां हैं जो देश की राजनीति को नया आकार देंगी। वहीं पहली अग्नि परीक्षा बंगाल विधानसभा चुनाव है। ऐसा माना जा रहा है कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से बंगाल के बैटल में बीजेपी को कायस्थ फैक्टर और भद्रलोक का फायदा मिल सकता है। दरअसल नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख की कायस्थ आबादी है। बंगाली भद्रलोक का अहम हिस्सा मानी जाती है कायस्थ जाति। ब्राह्मण वैद्य समुदाय भी भद्रलोक का हिस्सा माना जाता है। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन में इनकी स्थिति बेहद मजबूत है। पश्चिम बंगाल में भद्रलोक समुदाय 15 से 20% के करीब है। और आपने देखा है ये 15 से 20% का जो भद्रलोक है, ये 15 से 20% भद्रलोक कायस्थ जाति के ओपिनियन मेकर के साथ आता है। और कायस्थ जाति चूँकि एक बड़ी ओपिनियन मेकर है, इसीलिए भद्रलोक में जो है भद्रलोक को वो प्रभावित कर सकती है। ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना खाता नहीं खोला है। ये एक ऐसा राज्य है जहां वैचारिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी हालत में जो है वहां पर अपनी सरकार बनाई जाए। अब नितिन नवीन के सामने ये चुनौती है कि नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाएं और इस अग्नि परीक्षा को पार करें। वहीं तमिलनाडु और केरल में बीजेपी आज तक सरकार नहीं बना पाई है। तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके की मौजूदा सरकार को हटाने के लिए एआईएडीएमके से हाथ मिलाया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली। वहीं केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट की सरकार है। बीजेपी इस राज्य में अब तक एक भी विधानसभा की सीट नहीं जीत पाई है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है। इन 3 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन सुधारना नवीन की बड़ी चुनौती होगी। वहीं असम में बीजेपी को कांग्रेस से तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए 8 दलों का गठबंधन बनाया है। बीजेपी ने असम में 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो नितिन नवीन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य होने के बाद भी मात्र 240 सीटों पर जीत पाई थी। बीजेपी को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया था, जहां सपा के पीडीए ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। ऐसे में नवीन को यूपी में सपा के पीडीए की काट खोजनी होगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ कराया जाएगा। ऐसे में नई और बदली हुई परिस्थितियों में नवीन को पार्टी की रणनीति तैयार करनी होगी। बीजेपी ने जहां अध्यक्ष संसदीय बोर्ड चुनता है, जो बड़े नेताओं का ग्रुप है, पीएम मोदी, अमित शाह में ये नियुक्तियां रणनीतिक कही जाती हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में असली चुनाव नहीं होता है। बीजेपी वैसे दावा करती है कि उसका अध्यक्ष चुनने का मॉडल पूरी तरह से ओपन है।
नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाना इसी ढांचे का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई की जगह कांग्रेस हमले करती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है ये ऐतिहासिक है। वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं करती, बल्कि निर्वाचित भी हो रहे हैं तो चुनाव के जरिए हो रहे हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां चाटुकारी वंशवाद का चलता है। ये कार्यकर्ता जमीन से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। वैसे कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन बीजेपी में इस वक्त यंग ब्रिगेड का फोकस बढ़ चुका है। जहां कांग्रेस जेन ज़ी की बात सालों से कर रही है, वही बीजेपी इसे धड़ाधड़ लागू कर रही है। और सबसे खास बात, नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी पूरे देश को मैसेज देना चाह रही है कि अब बीजेपी अपनी चौथी पीढ़ी को राजनीति में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं, कांग्रेस की तरफ से वरुण पुरोहित जी हैं, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 60-60 सेकंड का टाइम होगा। आप हमारे नियम को जानते हैं, 60 सेकंड में आपको अपनी बात कहनी होगी। आपका कहना है कि ये तो बिग बॉस का गेम चल रहा है। अब पवन खेड़ा किसी अध्यक्ष पद की नियुक्ति को कितना हल्का बना सकते हैं, उसको बिग बॉस के गेम से कंपेयर कर रहे हैं। दीपक जी, अभी मैंने गिरिराज प्रसाद सिंह जी का सुना कि हमारी पार्टी अलग टाइप की, मैं तो कह ही रहा हूँ शुरू से मिलिशिया फॉर्मेट है। उनके कौन से चुनाव दिखे आपको कि फॉर्मेट, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है चुनाव आयोग में, कागज कंप्लीट करके जमा कराने, वही हो रहा है। कभी भी आपने सुना क्या 2-2 अध्यक्ष इनके चुनाव में लड़ते हैं? कभी नहीं सुना गया। परिवारवाद की बात करते हैं तो ये इनके अध्यक्ष कौन से परिवार से आते हैं? इनके पिताजी भी थे। तो एक ढकोसला जो एक रचते हैं पूरे देश के अंदर, रचनाएं रचते हैं, वो जनता ने देख लिया। अब ठीक है, इनके अध्यक्ष चुने, इनके पार्टी का इंटरनल मैटर, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, उनको अध्यक्ष बने, नए अपना काम करें। लेकिन जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों कहते हैं वहां ऐसा है वैसा है, उसके अंदर सब कुछ वही है। जो सबसे बड़ी पार्टी, तो वही कांग्रेस के आदमियों की जरूरत क्यों पड़ी है आपकी मोबाइल के बटन दबा दबा के सबसे बड़ी पार्टी बनाई? कांग्रेस के आदमी ले लेके सरकार आप बना लेते हैं वही सबसे बड़ी पार्टी। मैं नहीं, सब थोड़ी, मैंने कहा वही तो कहा ना, फॉर्मेट अलग अलग है। आप बना लेते हैं, आपने तो कह दिया, बना कैसे लेते हैं? ऐसे काम करते नहीं ना कांग्रेस, इसलिए तो यही तो डिफरेंस है। पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, खत्म हो गई अटल जी अडवाणी जी। तो ये समय की बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये रचनाएं रचते ना हर चीज में, पाखंड, भाई आप भी वही कर रहे हो, दूसरे भी वही कर रहे हैं। आपके कितने परिवारवाद कांग्रेस से लेकर भी आपके खुद की पार्टी में कितने परिवारवादी। कार्यकर्ता की बात करें, कार्यकर्ता तो कहीं है ही नहीं, कार्यकर्ता तो कोई दिखता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री की टिकट भी कट जाती है, कोई ऊपर नीचे वो कहीं भी हो सकता है। जी जी, यहाँ तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं सर, पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे ज्यादा लोकतंत्र आपको और कहाँ चाहिए? वरुण पुरोहित जी, यहाँ तो गच्चा खा गए आप। आपने कहा कांग्रेस में मुख्यमंत्री की टिकट कट जाती है, यहाँ तो पर्ची पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और तो वही तो मिलिशिया फॉर्मेट है, यही तो मिलिशिया फॉर्मेट है। तो वही तो आपने बोल दी मेरी बात को, यही मिलिशिया फॉर्मेट है। ठीक है, अनंत अमित जी से पूछ लेते हैं, मिलिशिया फॉर्मेट से चल रहा है। अनंत अमित जी बताइए। जी दीपक जी, सर्वप्रथम तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्षीय माननीय श्री नितिन नबीन जी को 45 वर्ष बाद पार्टी को बने हुए उनको अध्यक्ष पद की हम शुभकामना देते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही थी, मैं दीपक जी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 45 वर्ष बाद भी आप जाएंगे तो कोई ना कोई गांधी परिवार का ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। कांग्रेस को चूंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति, गांधी परिवार का नहीं, अभी खड़गे जी है।
नहीं, खड़गे जी का एक अभी मैं सुन रहा था भाषण, खड़गे जी कहे कि मैं तो अध्यक्ष राहुल गांधी जी की कृपा से और सोनिया गांधी जी की कृपा से बना हूं, इन्हीं की वजह से बना हूं। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तभी हम दुनिया की एक नंबर की पार्टी बने हुए। और आज जिस तरीके से शून्य से शिखर तक एक विचार, एक संकल्प, एक भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी के तहत एक पटना से, एक पटना ग्रामीण का एक युवा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप जहां भी चले जाइए, हमारे मुख्यमंत्री बने, कभी ऐसे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। न जनता सोचती है, न नेता सोचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक विचार है, एक संस्कार है, उसी संस्कार के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से माननीय नितिन नवीन जी ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है, देश के युवाओं को, जैसा आप बता रहे थे, जेड की डिमांड थी, और आज जिस तरीके से उन्होंने पदभार संभाला है, हिंदुस्तान की जनता एक नए आयाम के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ भारत आगे बढ़ेगा। इसी संकल्प के साथ विकसित भारत की विकास की बात हमने कही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बात कही। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में, वरुण पुरोहित जी ध्यान से सुनिएगा, मेंबरशिप से ज्यादा रिलेशनशिप मैटर करती है। आपके यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना मेंबरशिप ना रिलेशनशिप। वही तो मैं बताना चाह रहा था, खुद ही कह रहे हैं रिलेशनशिप से काम होता है, सेटिंग से काम होता है, कार्यकर्ता का तो काम ही नहीं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अभी इनको गांधी परिवार से इतना ज्यादा वो है भाई, उन्होंने शहीद हुए हैं। अगर हम परिवार तो हमारा है, जो मोदी जी कह रहे थे ना, बीजेपी एक परिवार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम एक परिवार, आपको परिवारवाद लगता है, लेकिन हमारे जो शहीदी परिवार होता है उसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, ये परिवार होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। आपके क्योंकि मिलिशिया फॉर्मेट है, आपकी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस क्यों लेते क्यों, मेरे ये समझ में नहीं आया। आपके पास लीडरशिप की फैक्ट्री तो है नहीं, आप अगर सबसे बड़ी पार्टी तो सबसे ज्यादा नेता, सबसे ज्यादा एमएलए एमपी आपके खुद की पार्टी के बैकग्राउंड के होने चाहिए, कांग्रेस के बैकग्राउंड के क्यों ले लेके सरकार बनाते हो। अब 240 में कितने आपके कार्यकर्ता है वो भी बता दो, वो नहीं बता पाओगे। तो मैंने कहा ना, इस चीज को ही पाखंड, क्योंकि अटल जी अडवाणी जी की बात हमेशा कहता हूँ, वो एक प्रिंसिपल वाली पार्टी थी, सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी उस जमाने में। आज कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी है, सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हो। अब 45 राजीव जी अध्यक्ष बने जब भी कितने साल के थे भाई, राहुल जी बने जब कितने साल के थे, तो सबसे युवा इन्होंने ही बना दिए, सबसे युवा। ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता परेशान है, युवाओं को चाय पकौड़े के ठेले लगवाते हो और फिर बात करते हो। युवाओं का कुछ होना जाना नहीं है। आपको मैं भी बता रहा हूँ, 2026 में इनकी पार्टी का, क्योंकि अधर्मी पार्टी हो गई, पवन खेड़ा के शब्दों को मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं मेरे शब्दों की बात कर रहा हूँ। अधर्म किया इन्होंने, उस अधर्म का इनको कुछ ना कुछ इसका फल मिलेगा इस बार। ठीक है अनंत अमित जी, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हर दूसरा नेता तो कांग्रेस से आया है या किसी तीसरे राजनीतिक दल से आया है। अगर वरुण पुरोहित जी इस बात को लेकर आर्गुमेंट करते हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं दीपक चौरसिया जी, देखिए, आज इनकी 100 वर्ष की पार्टी है और हमारी सिर्फ 45 वर्ष की पार्टी है, और आज हम 18 राज्य में शासन कर रहे हैं और तमाम, और 3 जगह हमारी मिलीजुली सरकार है, और पूरे देश में हम पिछले 12 साल से हम केंद्र में सरकार बना रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के बदौलत ही तो बना रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, हमारा विचार जो है, हमारी संस्कार जो है, हम सेवा की भावना से जाते हैं, हम सत्ता में सेवा के लिए जाते हैं, और उसी के तहत हमें जिस तरीके से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और अब ये भी कह रहे थे, पुरोहित साहब भी कह रहे थे, इनके पवन खेड़ा जी भी कह रहे थे, अरे इस देश में, इस हिंदुस्तान में अगर सनातनियों और बाबाओं के ऊपर गोली चलाने का काम किया तो आपकी सरकार ने किया। पूरी दुनिया ने देखा, अयोध्या लहूलुहान हुआ, आपके शासनकाल में हुआ। और हमारे शासनकाल में 500 पूर्व का जो कार्य था, श्री राम मंदिर बनाने का काम, ये हमारी सरकार ने किया। इसलिए आप अपनी चिंता करिए, साधु संतों की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है और कर रहा है लगातार। जी पुरोहित जी कुछ बोल रहे थे। पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट से बनाया राम मंदिर कि आपने बनाया? नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया, मंदिर तो इन्होंने बनवाया ना, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था ना, पार्टी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का निर्माण। और उस आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट ने माना है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मानता है क्या आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो? तो लड़ हम रहे थे ना, आप गए थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट, आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न उठा रहे थे। आपने तो न्यायालय में कहा कि राम, आपने क्या एफिडेविट दिया? आपने क्या एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट आपने क्या एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के लिए? ठीक है, आपने क्या एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के लिए? 140 करोड़ बताओ, आप कनकन में एफिडेविट दिया है राम सेतु के लिए? आपने राम सेतु को राम ने निर्मित बनाया है क्या? आपका एफिडेविट क्या है सुप्रीम कोर्ट में? आपने बताओ ना, एफिडेविट दिया, आप तो काल्पनिक कह रहे थे।
हम तो कह रहे हैं आप क्या कह रहे हो? हिंदुस्तान के आपने क्या कहा? सनातनियों आपका के एफिडेविट बताओ। संगठन में राम बसते हैं। आपका एफिडेविट बताओ। नहीं बताओगे? अपना बिल्कुल एफिडेविट बताएंगे नहीं ना। बताओगे सुप्रीम हमने कोर्ट तो निर्माण में? क्या करके क्या लिखा उसमें आप? ठीक है। निर्माण करके ठीक क्या है, लिखा दोनों आपने दोनों तो? दोनों रुक हमने जाइए, भाई दोनों रुक एफिडेविट जाइए, में क्या दोनों लिखा रुक वो जाइए। बताओ ना। मुझे संजय राणा जी के पास जाना है, नहीं तो उनके साथ मैं उनके साथ ये कहना चाहूंगा कि संजय राणा को भी बोलने का वक्त मिलना चाहिए। वो भी हमारे साथ एक मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों ही 1 to 1 ना करते रहिए, एक दूसरे पर धींगा बस्ती मत करिए। मैं संजय राणा जी के पास चलता हूँ। संजय राणा जी, आपने वरुण पुरोहित जी का भी तर्क सुना। उन्होंने बोला कि बताया कि भाई किस तरह से ये एक फर्जीफिकेशन वाला चुनाव है, और अनंत अमित जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सॉलिड चुनाव है, जैसा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए। आपको किसका तर्क जो है ज्यादा जानदार लगा? देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं दीपक जी, दोनों को अपना अपना तथ्य रखने का अधिकार है। लेकिन जहां तक बात हो रही थी खेड़ा जी की बिग बॉस का हाउस, देखिए बिग बॉस का हाउस तो हमें लगता है कांग्रेस पार्टी में ही, और एक ही बिग बॉस है, वो राहुल गांधी है। उनका हाउस है जहां पे सब लोग आकर के अपना रोल अदा करते हैं, और रोल अदा करने के बाद जो उनका राहुल गांधी साहब का मन होता है बिग बॉस का, वो पुरस्कार के स्वरूप दे देते हैं। देखिए, पुरोहित जी की अपनी बातें हैं और विजय जी की अपनी अपनी बातें, लेकिन हाँ, अगर किसी का अध्यक्ष चुना जाता है उसका सम्मान करना चाहिए। उनकी प्रोसीजर प्रोसेस क्या है वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, हमें देखना चाहिए कि जिस पार्टी, जो मैं 100 साल की पार्टी कभी नहीं बोलता। देखिए, आजादी के पहले कांग्रेस अलग थी, आजादी के बाद कांग्रेस अलग थी। ये बोल देना 100 साल पुरानी पार्टी है, मैं नहीं मानता। 79 ईयर्स ओल्ड पार्टी है और उनकी अपनी विचारधारा है। और जहां तक दुख इस बात का है, वो जो पार्टी सबसे बड़े लंबे समय तक इस देश पे शासन किया, उस पार्टी का जहां पे भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य होते, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, हम कहते हैं आंध्र प्रदेश अभी का ले लीजिए, तो जहां से भी विलुप्त हुई, यानी 90 के बाद से उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं है, 77 के बाद से वेस्ट बंगाल में वापसी नहीं है, और ऐसे ही 75 77 के बाद से तमिलनाडु में वापसी नहीं है। तो इनको अपने संगठन पे काम करना चाहिए, अपनी प्रणाली पे काम करना चाहिए, और संगठन को मजबूत करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो इनका विषय नहीं होना। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक चीज सीखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अपने अध्यक्ष को कोई बॉस बोला। देखिए, सबसे बड़ा पद मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का पद है दीपक जी। वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष को बॉस बोलता तो उसको सम्मान करना चाहिए। क्या किसी की हिम्मत है, या कोई कांग्रेसी बोल सकता है, या राहुल गांधी ऐसा बोल सकते हैं कि खड़गे जी हमारे बॉस है? कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड तो उस घर में है जो बिग बॉस के जो कैप्टन है। तो समस्या ये है कि हर चीज को बनाना चाहिए, जहां आप खत्म हो रहे हो और वापस आने की कोशिश करो। सिर्फ हंस देना, बोल देना, टीवी डिबेट बोल देना, ट्विटर में बोल देना और माहौल बना देने से राजनीति नहीं होती। राजनीति जमीन पे होती है, संगठन से होती है, कार्यकर्ताओं से होती है, और आइडियोलॉजी से होती है। तो तीनों चारों चीज जो मैंने दीपक जी बताई है, वो सारी चीजें कांग्रेस के पास से विलुप्त हो चुकी है। ये विलुप्त होने वाली पार्टी हो गई। लेकिन राजनीति में कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नहीं रहेंगे, बहुत सारे कांग्रेसी लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं हो सकती है, लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। तो समस्या यह है कि हर आदमी को सूझबूझ के साथ अपना काम करना चाहिए। हम कहते हैं 45 साल के आदमी हो, हम बोलते हो सिलेक्शन से सेलेक्ट हुए हो, तो उस पर प्रश्न कैसे उठा रहे हो? सिलेक्शन से तो आपके प्रधानमंत्री बने थे। कोई क्या 1947 में या 46 में जो प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, क्या किसी ने इलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था ना, वो भी सिलेक्शन था। इलेक्शन तो 1952 में हुआ था। तो इलेक्शन और सिलेक्शन होता रहेगा। लेकिन अब उनकी पार्टी का अगर सिलेक्शन भी हो रहा है, तो ये खूबसूरती है कि पूरी की पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक, सब एक मंच पे एक साथ उसको अपना बॉस मानने को तैयार है। और यही खूबसूरती होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, और दूसरी पार्टी को सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। वरुण पुरोहित जी को सीखिए, वरुण पुरोहित जी को सीखिए बीजेपी से। राहुल जी को कहिए कि खड़गे जी को बॉस बोले, बोलिए उनको। देखिए, ऐसा है दीपक जी, संजय जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं तारीफ करता हूं उनकी। बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन किया, कांग्रेस की कमियां भी उजागर की, क्योंकि ये दर्द है सबके अंदर, कांग्रेस के प्रति प्रेम है सबके अंदर कि कांग्रेस की स्थिति किसी भी हालत में सुधरे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस के कई लोग भारतीय जनता पार्टी, जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो बॉस वाली बात, जो भारतीय जनता पार्टी शब्दों का प्रयोग करे वही कांग्रेस प्रयोग करे, ये जो मानसिकता है ना, इसका हमेशा मैंने विरोध किया। चलिए, यहीं पर रुकते हैं वरुण भाई, यहीं पर रुकते हैं। संजय जी ने आपको कई सारी सलाह दी है,
उम्मीद है आप सलाह को मानेंगी। अब कांग्रेस पार्टी कितना मानती है कितना नहीं मानती है तो आप पर, आपकी पार्टी पर निर्भर है। लेकिन वरुण भाई, आप मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह होते तो बेहतर पार्टी चलाते, इतना मैं कह सकता हूं आपको।